बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सरवतनाज, बॉटनी की लेक्चरर। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 11 बायो एनर्जेटिक्स पार्ट 7 एक्सप्लेन करूंगी। आज के कंटेंट में शामिल है स्टेजेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी फेसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस साइकिल यानी एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज और एनर्जी यील्डिंग फेज। एंड में मैं आपको बताऊंगी कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितना नेट इनपुट और नेट आउटपुट रहा है। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर फ्रॉम स्टेजेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हमने डिटेल से लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये रेस्पिरेशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन ग्लाइकोलाइसिस है और सेकेंड क्रेब्स साइकिल और थर्ड जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहलाती है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस जो है वो स्टार्ट होती है ग्लूकोज से। ठीक है, और इसके रिजल्ट में जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है पायरिक एसिड। ठीक, पायरिक एसिड जो इसका एंड प्रोडक्ट होता है ये एंटर होती है क्रेब्स साइकिल में। ठीक, और क्रेब्स साइकिल में जो प्रोडक्ट बन रहा होता है वो कहलाता है, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं NADH और FADH2। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, ये एंटर होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये ट्रांसफर होने के बाद प्रोड्यूस करते हैं ATP। राइट। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो है वो 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं, जबकि क्रेब्स साइकिल में भी 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो ATP प्रोड्यूस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, जो कि तकरीबन 32 ATP होते हैं। यानी टोटल जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ATP प्रोड्यूस होंगे 36। ठीक है, ये हम सारी साइकिल्स में, हर साइकिल में हम ATP की प्रोडक्शन आपको डिटेल से बताएंगे किस तरीके से ये ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो प्रोसेस है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, लेकिन क्रेब्स साइकिल जो है वो होती है मैट्रिक्स में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का आपको हमने डिटेल से स्ट्रक्चर समझाया हुआ है कि अंदर वाला हिस्सा मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, और इसके ये सराउंडेड होता है मेम्ब्रेन से, राइट, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टी। इसके अंदर ये जो मेम्ब्रेन होती है ये क्रिस्टी होती है। इस क्रिस्टी में जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो प्रोसेस है क्रिस्टी में होता है, जबकि मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल होती है। ठीक है, अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस जो है ये एनएरोबिक एनवायरनमेंट में हो सकती है, यानी इसके लिए ज़रूरी नहीं होती कि ऑक्सीजन का होना ज़रूरी होता है, यानी ये एनएरोब्स और एरोब्स दोनों ऑर्गेनिज्म में हो सकता है। ठीक है, यानी ये तमाम ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, तमाम प्लांट्स में, एनिमल्स में, सब में हो सकती है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, लेकिन क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये हमेशा ऑक्सीजन की मौजूदगी में होते हैं, यानी ये एरोब्स ऑर्गेनिज्म में ही होंगे। ठीक है, आज मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस साइकिल डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी। द वर्ड ग्लाइकोलाइसिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, ग्लाइको एंड लाइसिस। ग्लाइको का मतलब है शुगर और लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल 2 फेजेस में कंप्लीट होती है। पहली फेज कहलाती है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज और दूसरी फेज कहलाती है एनर्जी यील्डिंग फेज। ठीक है, तो पहली वाली फेज यानी एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में ATP जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है, सेकेंड वाली फेज में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है? ATP के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज स्टार्ट होती है रिएक्टेंट ग्लूकोज से, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। आप इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3
4, 5, 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस जब स्टार्ट होता है जब ATP यानी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट अपना एक फॉस्फेट ग्लूकोज को दे दे, ठीक। तो ये प्रोसेस जिसमें एक फॉस्फेट ग्लूकोज के साथ ऐड हो जाए, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं फॉस्फोरिलेशन। इसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी छठे कार्बन पे आके फॉस्फेट अटैच हो जाता है, ठीक। अच्छा, एटीपी क्योंकि अपना एक फॉस्फेट दे चुका है ग्लूकोज को, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एडेनिन डाइफॉस्फेट में, यानी ADP में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो कहलाता है रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे एंजाइम कैटलिस्ट एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं वो एक दूसरे के आइसोमर्स है, यानी ये जो है एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में फर्क होता है, ठीक है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर है। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मूला आप देख सकते हैं और ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। तो दोनों के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में फर्क है, लेकिन फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर है, ठीक। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप अगेन फॉस्फोरिलेशन का होता है, जिसमें फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ आके अटैच हो जाता है ATP और अपना एक फॉस्फेट दोबारा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को दे देता है और फॉर्म करता है प्रोडक्ट फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में, ठीक। क्योंकि ATP ने एक फॉस्फेट अपना दे दिया है, इसलिए ये कन्वर्ट हो जाता है ADP में, ठीक है। यहाँ पे ये अगेन जो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क यह है कि यहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में जो है छठे कार्बन एटम में जो है फॉस्फेट अटैच था, जबकि यहाँ पे छठे पे भी था और पहले पे आके फॉस्फेट अटैच हो गया, इसलिए हम इसको फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट कहते हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद जो स्टेप होता है वो कहलाता है एंजाइमेटिक स्प्लिटिंग, ठीक। तो ये टूट जाता है बीच में से, यहाँ से टूट जाता है, दो प्रोडक्ट बनाता है जो कि 3 कार्बन एटम वाले होते हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं 3 कार्बन है एटम है, 1 2 3, और ये दूसरे प्रोडक्ट में भी 1 2 3, ठीक है। तो जो पहला प्रोडक्ट है जो बनता है वो कहलाता है गिल्सरी एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी G3P, या आप इसको फॉस्फो गिल्सरी एल्डिहाइड भी कह सकते हैं PGAL, ठीक है। और जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट यानी DHAP। ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, यानी इनमें एबिलिटी होती है ये कन्वर्ट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है गिल्सरी एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ठीक। अच्छा, इस फेज में जो अहम चीज आपने नोट की है कि 2 स्टेप में ATP का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। पहला स्टेप यहाँ पे आपने देखा था कि ग्लूकोज जो है जब कन्वर्ट हुआ था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, इस दौरान एक ATP यूज हुआ था, और दूसरा स्टेप जहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ था फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में, यहाँ पे दूसरा ATP यूटिलाइज हुआ था, ठीक है। यानी नेट ATP जो इस्तेमाल हुए हैं वो 2 ATP हैं, एक ये वाला ATP एक ये वाला, ठीक है। इसी वजह से इस फेज को नाम दिया गया है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, यानी ऐसी फेज जहां पे ATP का इस्तेमाल हुआ है। ग्लाइकोलाइसिस की सेकेंड फेज यानी एनर्जी यील्डिंग फेज स्टार्ट होती है गिल्सरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ। गिल्सरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ यहाँ पे 2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमने एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज के जो लास्ट प्रोडक्ट बने थे उसमें देखा था कि गिल्सरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना था। ये दोनों एक दूसरे के इंटरकन्वर्टेबल थे, यानी दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स थे, एक दूसरे के में ये कन्वर्ट हो सकते हैं, मैंने आपको ये बताया था। तो DHAP जो है वो कन्वर्ट हो जाता है गिल्सरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, तो रिजल्ट में यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल शो किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें जो स्टेप स्टार्ट होता है वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है ऑफ फॉस्फोरिलेशन। गिल्सरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पर
एंजाइम डीहाइड्रोजनेज और कोएंजाइम न्यूक्लियोटाइड अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड यानी NAD दोनों एक साथ वर्क करते हैं और NAD जो है वो रिड्यूस हो जाता है और बनाता है NADH, ठीक है। और गिल्सिल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोगिल्सरिक एसिड में यानी PGA में, ठीक। अच्छा, साइटोप्लाज्म में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वहाँ पे मौजूद होते हैं जो कि अटैच हो जाते हैं फॉस्फोगिल्सरिक एसिड के साथ और रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है 1,3 बाईफॉस्फोगिल्सरेट या यानी PGAP या आप इसको 1,3 डाई फॉस्फोगिल्सरिक एसिड DPGA ये दोनों में से कोई भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हम शो कर रहे हैं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है वो भी 2 मॉलिक्यूल ही बने हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे आप इसके अगर स्ट्रक्चर पे देखें तो पहले जो है वो 3rd कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच था, अब पहले वाले और 3rd दोनों पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो है वो कहलाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। कैसे? क्योंकि 1,3 फॉस्फोगिल्सरेट के साथ आके अटैच हो जाता है ADP जो कि अपना फॉस्फेट वापस इससे ले लेता है और बनाता है ATP यानी ADP से एडेनिन डाइफॉस्फेट से एडेनिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है और जो है जो 1,3 बाईफॉस्फोगिल्सरेट से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कहलाता है 3 फॉस्फोगिल्सरेट, ठीक। यानी इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप 1st कार्बन पे अटैच था वो रिमूव हो जाता है और सिर्फ 3rd कार्बन पे रहता है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो है वो पहली ATP की प्रोडक्शन ग्लाइकोलाइसिस में होती है तो इसलिए ये लेवल कहलाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। अब आपने देखा कि ATP जो है हमारे पास जो शुरू में इन्वेस्टमेंट में हमने कितने 2 ATP लगे थे और यहाँ पे वही 2 ATP इस्तेमाल जो 2 ATP जो इस्तेमाल हुए थे हमारे वहाँ पे और यहाँ पे वही 2 ATP प्रोड्यूस हो गए यानी हमारी नेट प्रोडक्शन यहाँ तक 0 हो गई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो है वो कहलाता है रीअरेंजमेंट यानी 3 फॉस्फोगिल्सरेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आइसोमर में जो कहलाता है 2 फॉस्फोगिल्सरेट, ठीक है। यहाँ पे कार्बन एटम की तादाद वही रहती है लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। पहले जो है फॉस्फेट 3rd कार्बन के साथ अटैच होता है और यहाँ पे 2nd कार्बन के साथ अटैच हो जाता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है 2 फॉस्फोगिल्सरेट। इसके भी 2 मॉलिक्यूल ही बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप कहलाता है ऑक्सीडेशन बाय रिमूवल ऑफ वाटर। 2 फॉस्फोगिल्सरेट में से वाटर मॉलिक्यूल 2 निकल जाते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है फॉस्फोनोल पायरेट। इसके भी 2 मॉलिक्यूल बने यानी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PEP से, ठीक। अच्छा, फॉस्फोफिनोल पायरेट से जो है दोबारा जो है आके अटैच हो जाता है 2 ADP, ठीक। ये आके अटैच होता है और वापस जो है इस अपने फॉस्फेट जो है वो इससे ले लेता है और रिजल्ट के तौर पे जो बनता है ATP और फॉस्फोफिनोल पायरेट से जो प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है पायरेट। क्योंकि यहाँ पे दोबारा अगेन 2 ATP प्रोड्यूस हुए हैं तो ये स्टेप कहलाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ठीक। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये जो ATP है असल में ये प्रोडक्शन है हमारी ग्लाइकोलाइसिस की, राइट। या इन तमाम स्टेप्स में आपने यहाँ पे देखा कि ATP जो है वो प्रोड्यूस हो रही है यानी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, इसलिए हम इस फेज को कहते हैं एनर्जी यील्डिंग फेज। तो यहाँ तक जो है हमारी जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल बराबर हो गई थी, नील हो गई थी क्योंकि हमारे पास 2 ATP इस्तेमाल हुए थे और 2 यहाँ तक प्रोड्यूस हो गए तो नील हो गया और इस स्टेप पे आके अगेन 2 ATP प्रोड्यूस हुए हैं तो ये हमारी असल में नेट प्रोडक्शन है ATP की। अब देखते हैं कि नेट इनपुट और आउटपुट ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितना रहा। अभी आपको मैंने पूरा समझाया है कि 4 ATP मॉलिक्यूल के सबस्ट्रेट लेवल पे प्रोड्यूस हुए हैं। आपको पूरा स्टेप वाइज बताया है कि 4 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए, ठीक है। और 2 ATP जो है वो कंज्यूम हुई थी इन्वेस्टमेंट फेज के दौरान।
तो यानी आप 4 को 2 से माइनस करेंगे तो नेट जो हमारे पास बचा वो एक्चुअली 2 एटीपी मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन हुई ग्लाइकोलाइसिस के दौरान और 2 NADH और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है नेट प्रोडक्शन थी ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। आई होप आपको ग्लाइकोलाइसिस की दोनों फेजेस यानी एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज और एनर्जी यील्डिंग फेज का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।